चलिए बेटा, गुड आफ्टरनून बेटा। हाँ जी, गुड आफ्टरनून टेस्ट सर। आसान लगा था कि मुश्किल? मुश्किल था सर। सर मुश्किल था। कौन बोला ये मुश्किल? था। हाँ जी, सर हर्षिता। हर्षिता हर्षिता मुश्किल लगा तो बेटा बस मैं कल या परसों तक चेक करके ना आपको डाल भी दूंगा और आपके जो गलतियां होगी वो मार्क कर दूंगा, क्योंकि इस संडे हमारा इसी का टेस्ट आ जाएगा। दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। इस संडे का जो टेस्ट आएगा बेटा, मुश्किल क्या लगा उसमें? कौन सा क्वेश्चन था जो बड़ा गंदा लगा? सर एक्चुअली सर बहुत सारा, क्योंकि सर दूसरे टेस्ट भी थे ना तो इसलिए थोड़ा कम टाइम मिला उस पे। ये कौन बोल रहा है? पार्थ? यस सर। आप पार्थ, अब देख बेटा, संडे को ना जब मेरा बेटा भी तुम्हारी चेन में पढ़ता था तो वो मुझे क्या कहता था, अगर आप बच्चे टेस्ट सीरियसली देते हो तो कहता था आप हमारी जान ले लोगे तीनों टीचर मिलकर। मेरा बेटा जो आपकी सेट से निकला वो ये कहता था, कहता आप ना हमारे बच्चों की जान ले लोगे, कभी इसका टेस्ट कभी उसका टेस्ट, पूरा कहता हमारा फ्राइडे सैटरडे आप लोग बर्बाद कर देते हो टेस्ट पढ़ने में। तो बेटा 2 साल की ये मेहनत है। आफ्टर 2 इयर्स फिर आगे तुम लोग जो मर्जी कॉलेज गए, फिर बेटा पढ़ाई इतनी नहीं है। बस ये 2 साल ही मेहनत के हैं। धीरे धीरे आप स्टूडेंट्स इन टेस्ट से यूज टू हो जाओगे। और बेटा एक बार बार मैं आपको कहता था, तुम में से बड़े बच्चों के फोन भी आए, मुझसे मिले भी पर्सनली। तो बेटा जो बुक है प्रदीप की, उसमें से सिर्फ समरी का पार्ट और एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर सॉल्व, प्लस आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे प्रोडक्ट टेबल। तो जो टॉपिक बेटा हम लोग कवर करें उसे आप एटलीस्ट कंपटीशन की बुक में, दैट मीन जो प्रदीप के पीछे एमसीक्यूज दिए सारे टॉपिक वाइज है, अब इन्हें भी साथ ट्राई करने की आदत डालो। तो बेटा एक बार मैं टेस्ट चेक कर लूं, देन वी विल बी डिस्कसिंग दैट टेस्ट। मैं आपके साथ वो टेस्ट डिस्कस भी कर दूंगा, ताकि आपकी जो गलतियां थी या आपका भी सेकंड टेस्ट, देखो बेटा तुम बच्चे जो रेगुलर थे, अभी ये सेकंड टेस्ट आया, क्लियर? नेक्स्ट संडे थर्ड टेस्ट आएगा। अब बेटा हमारे 2-3 संडे आगे कंटिन्यूटी में टेस्ट रहेंगे, बिकॉज प्लॉटी टेबल इज अ स्मॉल चैप्टर, वो चैप्टर छोटा है। ठीक है, धीरे धीरे बेटा आप इन टेस्टों से मेरे साथ यूज टू होते जाओगे। ठीक है, आज करें अब नया चैप्टर स्टार्ट? यस सर। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर? बेटा। सर टेस्ट के ना सर जो कैलकुलेशंस थी वो लाइक काफी कॉम्प्लेक्स चली जाती थी, उसमें टाइम बहुत चला जाता था। बेटा पता क्या, अब तुम्हारे सीबीएसई में एक पेपर में तो न्यूमेरिकल्स ऐसे बड़े आएंगे आएंगे, पक्का आएंगे एक में। हाँ, कंपटीशन के जब आप क्वेश्चन करोगे ना, देखना अब जैसे मैंने इनके 50 क्वेश्चन डाले अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर के, तो बेटा इनमें से सिर्फ 3 या 4 न्यूमेरिकल्स होंगे जो बड़े होंगे, बाकी सारे हमारे कंसेप्चुअल या कैलकुलेशन जिनमें हम लोग राउंड फिगर में करके छोड़ देंगे। क्लियर? ऐसे रहेंगे जैसे अगर आप में से जिसने मेरे से एमसीक्यू डिस्कस किए थे, सम बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री, याद है 50 में से सिर्फ 3 या 4 या हद 5 न्यूमेरिकल्स है जिनकी कैलकुलेशंस बड़ी थी, नहीं तो सारे Yes. पेपर्स में ही थे। ऐसे ही बेटा अब भी रहेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में भी। ठीक, अब करें अब Yes. नया चैप्टर स्टार्ट आज? सर हाँ जी। सर एक डाउट था सर, वो जो 23rd क्वेश्चन था वो हाँ एक जी। चीज पूछ सकता हूँ सर अभी? क्या क्या बता? सर जैसे वो x स्क्वायर y स्क्वायर वाले क्वेश्चन था, z स्क्वायर वाला था, हाँ जी। सर सर इसका तो अलग कंसेप्ट था कि जैसे x स्क्वायर आ गया तो जो वैल्यू आएगी m की 0 आएगी, मतलब सपोज ऐसे था, मैंने प्रदीप में से देखा था। सर ये हाँ आपने कराया था? बेटा एक चीज ना मेरे टेस्ट में हमेशा रहती है, जो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालता हूँ कि तुम में से अगर कोई मेरे नोट्स पढ़ेगा उनमें मिल जाएगी, वो मैं जब डिस्कस करेंगे आपको बता दूंगा। ओके सर। बता दूंगा, वो टेंशन मत ले। ठीक, अब करें अब नया चैप्टर स्टार्ट आज का? बेटा यस सर। आज जो हमारा चैप्टर है दैट वाज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड periodicity in properties बेटा ये चैप्टर हमारा ना बैकबोन है अप टू 12th क्लास। जैसे को पढ़ेंगे यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड periodicity in properties. Periodicity in properties means how these properties vary when we move left to right or when we move top to bottom in given group. कि अगर मैं ग्रुप में मूव करता हूँ टॉप टू बॉटम और अगर पीरियड में मूव करता हूँ तो लेफ्ट टू राइट, हाउ दीज प्रॉपर्टीज वेरी। जैसे देखो बेटा, जब आप सारे मेरे साथ अटैच हुए थे फर्स्ट लेक्चर सबके साथ, जब मैंने इंट्रो किया था तो हमें से किसी को प्रोडी टेबल मुश्किल लगता था,
किसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और किसी को मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स 9th में। तब मैंने आपको लॉजिक्स दिए थे, तब मैंने कहा था ये चैप्टर हमारे पास 11th में डिटेल में है। तो बेटा ये चैप्टर पढ़ेंगे 11th क्लास में। फिर 11th क्लास में आगे जाकर 3 चैप्टर्स हैं, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। उस तीनों के तीनों चैप्टर पीरियोडिक टेबल पर बेस्ड है। 12th क्लास में जब जाएंगे बेटा रिमेनिंग पी ब्लॉक, क्योंकि 4 ग्रुप पी के हमारे 11th क्लास में है और 2 ग्रुप हमारे 11th और 3 ग्रुप जो हमारे होंगे, और सॉरी 15, 16, 17, 18, और जो 4 ग्रुप्स है बेटा वो हमारे होंगे 12th क्लास में। क्लियर? 12th क्लास में उनकी स्टडी होगी प्लस डी एंड एफ। तो ये हमारे पास क्या है, 3 चैप्टर 11th में और 2 12th में, 5 चैप्टर हमारे इसी चैप्टर के बेसिक्स पे है। और बेटा इस साल अगर जेई का पेपर उठाओगे, आज जो मैंने टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना है, इसी के बेस पे हमारे सीबीआई कंपटीशन में इस साल क्वेश्चंस आ रखे हैं, क्लियर, इसी चैप्टर में से। तो बेटा ये चैप्टर बड़ा आसान है। अब बस इसमें ना हमें प्रॉपर्टीज को पढ़ना है। तो देखो जैसे नाम से, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड periodicity in properties. Periodicity in properties means how our properties vary after regular interval. क्योंकि रेगुलर इंटरवल के बाद हमारे पास रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आती है। तो बेटा आज जैसे पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, याद है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मोल कंसेप्ट, सब में चैप्टर का ब्रीफ अप किया था। ऐसे ही बेटा हमारे पास आप सब ने 10th क्लास में periodic टेबल पढ़ रखा है। याद, सबसे पहले पढ़ते थे डॉबनियर ट्रायड मेथड, फिर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, फिर मेंडलीज लॉ, फिर किया था मॉडर्न periodic लॉ। तो बेटा हमारे पास क्या था यहाँ पर स्टार्टिंग, दैट विल बी अवर मॉडर्न periodic लॉ, मॉडर्न periodic लॉ। क्लियर? इसको बेटा हम लोग यहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे मॉडर्न periodic लॉ को। इस मॉडर्न periodic लॉ के बाद हमारे पास आएगा व्हाट आर द कॉजेस ऑफ periodicity, causes of periodicity of properties, causes of periodicity of properties। क्लियर? कॉज को फाइंड आउट करना। थर्ड बेटा हमारे पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट आएगा टॉपिक, दैट विल बी नॉमेनक्लेचर, nomenclature of elements with atomic number greater than or equal to किसके 100। क्लियर? ये बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके सीबीएसई और कंपटीशन में बड़ी बार नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चंस आ रखे हैं। आफ्टर दिस देयर विल बी क्लासिफिकेशन of periodic table, into blocks, classification of periodic table into blocks। ब्लॉक्स बेटा कौन कौन सा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ। इसके देखो बेटा ये हमारा अब लास्ट चैप्टर का कंसेप्ट आ जाएगा, एस पी डी एफ। कहाँ पढ़े थे, एल 0 1 2 3। इसमें बेटा हम लोग क्या करेंगे, पूरी periodic टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ। ये बेटा आपके कंपटीशन तक। ये आगे तो ये चैप्टर्स डिटेल में है, आपको अभी कहा था ना 11th क्लास में एस और पी ब्लॉक आ जाएगा, और 12th क्लास में हमारे पास डी एंड एफ ब्लॉक ये आ जाएंगे डिटेल में। क्लियर? तो ये पूरी 11th और 12th में चैप्टर्स डिवाइडेड थे। कंपटीशन तक बेटा इन सभी ब्लॉक्स की, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के क्वेश्चंस आते हैं। दैट व्हाट आर द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल दीज 4 ब्लॉक्स। क्लियर? तो बेटा जैसे अभी तक अगर ये किसको है कि खन्ना सर कहते हैं मेरे साथ क्रैमिंग नहीं है, तो मेरे साथ क्रैमिंग नहीं थी। हम लोग ना इनके जब करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोई ना कोई लॉजिक्स बनाएंगे हाउ वी कैन मेक आवर स्टडी इजियर। ठीक? इसके बाद बेटा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा जो 12th क्लास तक हमारे साथ ही चलना है, दैट इज वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज इन ग्रुप एंड पीरियड। वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज इन ग्रुप एंड पीरियड, कि ग्रुप में अगर मैं मूव करता हूँ या अलोंग द पीरियड, हाउ दीज प्रॉपर्टीज वेरी। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी आ जाएंगी बेटा, अगर मैं यहाँ पर जस्ट एक हिंट दे दूं, एटॉमिक नंबर, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। 10th क्लास में आपने पढ़ा था मेटालिक करैक्टर, नॉन मेटालिक करैक्टर, ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर, रिड्यूसिंग करैक्टर।
तो बेटा इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज और इनके एप्लीकेशंस के क्वेश्चन आंसर्स आ जाएंगे। और आखिर में जाकर हमारा एक टॉपिक आता है दैट इज एनोमलस बिहेवियर। एनोमलस बिहेवियर ऑफ anomalous behavior of first element with respect to को बेटा लिख दो चाहे WRT anomalous behavior of first element with respect to remaining elements of group। जैसे देखा बेटा आपने नहीं देखा क्लास में होता है एक ग्रुप, आज मौसम वो था तो आप बच्चों का आज नहीं पढ़ना हमें, पर ग्रुप में एक स्टूडेंट होता है क्लास में, वो कहता नहीं सर पढ़ाओ पेपर सिर पर है। तो दैट मींस एक एलिमेंट हमेशा बाकी सबसे एबनॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। जैसे घर में ही ले लो, घर में सभी कह रहे हैं कि चलो आज घर में खाना खाएंगे, एक घर का मेंबर क्या कहता नहीं मैंने तो बाहर से खाना। क्लियर? तो दैट मींस एक मेंबर जो होता है दैट शोज एबनॉर्मल बिहेवियर एज कंपेयर टू द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप। ग्रुप को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? फैमिली। तो फैमिली में जो पहला एलिमेंट है वो हर बार एबनॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। ये बेटा टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है ना, 12th क्लास तक ये टॉपिक हमारे साथ ही चलता है। तो बेटा इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले नोट डाउन कर लिए सबने टॉपिक्स बेटा? एक सेकंड सर बस कर रहा हूँ। कर लो, आराम से कर लो, तभी स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। तो जो आपने एनामलस बिहेवियर वाला पॉइंट लिखा है ये हाइड्रोजन के रिलेशन में है ना? ये बेटा हाइड्रोजन के कारण भी है और भी आ जाएंगे हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स। ओके सर। हाइड्रोजन का तो है ही है, हाइड्रोजन तो बेटा हमारे पास सबसे बड़ा कल्प्रिट रहेगा। इसलिए देख मैंने जब एस ब्लॉक पी ब्लॉक बोला, मैंने साथ में कहा 11th क्लास में हाइड्रोजन फिर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। हाइड्रोजन तो सबसे गंदा एलिमेंट रहेगा एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण, इसलिए अभी उस डिस्कशन में नहीं जाते, नहीं तो फंस जाएंगे। सर हाँ जी। सर आप एक बार सेकंड और थर्ड टॉपिक बता दो कि सर वो बीच में लीव हो गया था मेरा। एक मिनट बेटा, कौन सा? सर उस स्टार्टिंग के 3 टॉपिक छूट गए मेरे। अच्छा बेटा स्टार्टिंग में मैंने सबसे पहले तो लिखा था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट मॉडर्न पीरियोडिक, उसके बाद कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। वो बेटा आज ही आ जाएगा हमारे पास टॉपिक, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी आ जाएगा। फिर थर्ड आएगा हमारे पास नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर मोर देन 100, जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है उनके हमारे पास नोमेनक्लेचर का कंसेप्ट आ जाएगा। ठीक है? ठीक बेटा। अब बेटा तुम लोग मुझे बताओगे, करें स्टार्ट टॉपिक? यस सर। Yes, sir. अब बेटा मुझे आप बताओगे हमें ये क्लासिफिकेशन की जरूरत ही क्या पड़ी? हम लोगों ने क्लासिफाई किया क्यों? सीधा पढ़ लेते एलिमेंट्स को। सर उनको अरेंज करने के लिए ताकि वो इजीली हमें पता लग सके वो कहाँ पे है ना? पीरियोडिक टेबल में। गुड। चलो ए ने मुझे हिंट दिया कि खन्ना सर हमें ताकि पता चले वो पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर लाई कर रहे हैं, तब उन्हें पढ़ना क्या हो जाएगा आसान। जैसे देखो बेटा तुम्हारी क्लास के सपोज 10th क्लास में 40 स्टूडेंट्स है, ठीक है? सपोज आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स है, तो बेटा जब आप अपने मार्कशीट लेने जाते हो स्कूल, तो टीचर क्या कहता है आपके ग्रुप को हमने याद रखा कि ये नॉटी ग्रुप था, ये ग्रुप हमारा गुड इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज था, ये ग्रुप अच्छा था हमारा इन स्पोर्ट्स। तो मीन्स उन्होंने क्या किया तुम्हारे लिए एक जनरल क्राइटेरिया बना लिया था, क्योंकि एक एक स्टूडेंट की प्रॉपर्टी याद करना क्या था मुश्किल। तो उन्होंने आप सारे स्टूडेंट का क्राइटेरिया ले लिया कि ये नॉटी ग्रुप था, ये स्टूडियस ग्रुप था, ये स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स के में एक्टिव थे, ये स्टूडेंट्स एक्टिव थे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में। तो क्या होता है उससे क्या होता है 40 बच्चों की प्रॉपर्टीज को पढ़ना मुश्किल था, और जब मैंने उन्हें ग्रुप बना दिए दैट मेक्स आवर स्टडी इजियर। बेटा हमारे पास मोर देन 100 एलिमेंट्स है, तो अगर मोर देन 100 एलिमेंट्स की मैं एक एक प्रॉपर्टी पढ़ने बैठ गया तो मेरा तो बड़ा टाइम खराब होगा। क्लियर? पर हम लोग क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मैंने पूरे एलिमेंट्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर देना है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी और एफ। दैट मीन मुझे 113 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी नहीं पढ़नी, मुझे सिर्फ एस ब्लॉक की, मुझे सिर्फ पी ब्लॉक, मुझे सिर्फ डी ब्लॉक और मुझे सिर्फ एफ ब्लॉक के प्रॉपर्टीज क्लियर होनी चाहिए, तो वी कैन स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ आवर एलिमेंट्स इजियर। तो दिस मेक्स आवर स्टडी इजियर। तो बेटा इसलिए सबसे पहले एक सिंपल सा हमारे पास किसी पेपर में नहीं आएगा, पर एक डेफिनेशन आ गया, व्हाट डू यू मीन बाय दिस पीरियोडिक टेबल। तो लिखवा दो बेटा फर्स्ट डेफिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिक टेबल। किसी पेपर में नहीं आएगा, पर मुझे कहीं से पढ़ाई स्टार्ट करनी थी,
और अब आप सबके दिमाग में रहेगा खन्ना सर ने हमें ये चैप्टर पढ़ाया था सो दैट वी कैन मेक आवर स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ आवर एलिमेंट्स इजियर। मोर देन 100 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज याद नहीं रहेगी, पर जब मैंने उन्हें 4 ग्रुप में डिवाइड कर देना है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी और एफ, दैट विल मेक आवर स्टडी इजियर। ठीक बेटा, अब करें इसको स्टार्ट। डेफिनेशन Yes, फर्स्ट sir. लिखो, फर्स्ट प्रोडी टेबल। तो बेटा पहला लेक्चर बस ये स्टार्टिंग 2 डेफिनेशंस आएंगी, उसके बाद फिर टॉपिक इंटरेस्टिंग है, ये चैप्टर हमारा इंटरेस्टिंग है। तो प्रोडी टेबल may be defined as the table Product table may be defined as the table which classifies all the known elements in accordance. इसके बेटा मैंने स्पेलिंग लिख दिया बोर्ड पर ही, in accordance with their properties, in such a way that elements with similar properties are grouped together. In same vertical column, and dissimilar elements are separated from one another. रिपीट कर दो बेटा डेफिनेशन या क्लियर? लास्ट का बता दो सर बस। लास्ट में बेटा था एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर ग्रुप्ड टुगेदर इन वर्टिकल कॉलम्स। Elements with similar properties are grouped together in same vertical column, and dissimilar elements, that means जिनकी property similar नहीं है, and dissimilar elements are separated from one another. And dissimilar, Okay, sir. and dissimilar elements are separated from one another. ठीक बेटा? अब बेटा Okay, sir. आप लोगों ने मुझसे जब एटॉमिक स्ट्रक्चर किया था, याद है सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, फिर उसके ड्रॉबैक्स आइडेंटिफाई किए, देन वी यूज्ड टू मूव टू आवर कौन सा थ्योरी गए थे नेक्स्ट, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, उसके ड्रॉबैक्स किए, फिर रुदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स, तो बोर मॉडल के ड्रॉबैक किए, देन वी मूव टू आवर 3D स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ऐसे बेटा 11th क्लास में हमारे पास लास्ट ईयर बेटा हमारे ना टॉपिक स्टार्टिंग के डिलीट हो गए, विच वर इन आवर 10th क्लास। 10th क्लास में आप लोगों ने याद है पहला मेथड कौन सा पढ़ा था, डॉबनियर ट्रायड मेथड। ये डॉबनियर ट्रायड, तो बेटा मैं 5-10 मिनट में ना एक बार जस्ट ब्रीफ अप कर रहा था जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था। तो 10th क्लास में आपने पहले पढ़ा डॉबनियर ट्रायड मेथड, उसके ड्रॉबैक्स निकाले, तो हम लोग चले गए न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के लॉ के बाद फिर हम लोग मूव करके टू मेंडलीज लॉ के बाद मूव करके टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो बेटा लास्ट ईयर हमारे पास क्या था, ड्यू टू कोरोना तो सिचुएशन जो थी टाइम कम रह गया था। अभी भी देखो आपका ये सेशन स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तक 10th का रिजल्ट नहीं आया, एंड वी हैव स्टार्टेड आवर 3rd चैप्टर। तो बेटा क्या था, मुझे भी लगता है जैसे लास्ट ईयर हमारा सिलेबस चेंज हुआ, हो सकता है इस साल आपका सेम पैटर्न फॉलो हो। तो दैट्स व्हाई मैंने ये स्टार्टिंग के ना लॉज छोड़कर हम लोग सीधा स्टार्ट करेंगे फ्रॉम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। पर एक बार अगर हम लोग ब्रीफ अप करें, तो आप लोगों ने पहला किया था डॉबनियर ट्रायड मेथड। याद है डॉबनियर ट्रायड मेथड में 3 एलिमेंट्स को हम लोग ग्रुप में करते थे, जैसे मैंने लिथियम, सोडियम और पोटेशियम किया, इसका 7 था, इसका 39 था, तो टोटल क्या आ गया 46 डिवाइड बाय 2, तो क्या आ गया 23। तो दैट मींस लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम वर हैविंग सेम प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड।
पर बेटा इस मेथड को हम लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया। क्यों? क्योंकि देखो बेटा यहाँ पर 3-3 के ग्रुप बने, तो दैट मीन मुझे 100 ग्रुप्स है, 100 एलिमेंट्स है, तो मुझे एटलीस्ट 33 ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेगी, जो बड़ा मुश्किल है। और साथ में इनका कंसेप्ट क्या था, वी हैव टू रिमेंबर एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट। तो हर एटम का एटॉमिक मास याद करना बेटा आसान नहीं है। नंबर्स के तो हमारे पास कंसेप्ट है, एटॉमिक मास याद करना आसान नहीं था, इसलिए हम लोगों ने इस मेथड को क्या किया, डिस्कार्ड कर दिया। सर हाँ जी सर इस मेथड को इसलिए डिस्कार्ड नहीं किया था क्योंकि ये सिर्फ 3 ग्रुप्स को सिग्निफाई कर पा रहा था। देखो बेटा इसने सिर्फ 3 एलिमेंट्स को पकड़ा, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम, 3-3। तो दैट मीन मुझे एटलीस्ट क्या होगा, मेरे पास अगर मोर देन 100 एलिमेंट्स है, दैट मीन मुझे 33 ऐसे ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए। तो 33 ग्रुप को बनाकर पढ़ना क्या हो जाएगा, मुश्किल। तो दैट्स व्हाई दिस मेथड वाज डिस्कार्डेड। और ये मेथड सारा किस पे बेस्ड था बेटा, एटॉमिक मासेस। तो एटॉमिक मासेस इतने ज्यादा याद करना कोई आसान काम नहीं था, तो दैट्स व्हाई दिस मेथड वाज डिस्कार्डेड। फिर हम लोग सेकंड मूव किया, न्यू लैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब तुम लोग बताओ बेटा, कैल्शियम तक तो हमने फिलिंग ऑर्डर प्रॉपर फॉलो किया था, याद है? कैल्शियम के बाद मूव कहाँ किए थे, स्कैंडियम। तो स्कैंडियम में जाते ही मैं इनर डी ऑर्बिटल की फिलिंग पे नहीं आ गया था। क्लियर? तो दैट मींस क्या था, न्यू लैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज होल्डिंग गुड ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट्स। हैवी एलिमेंट्स के लिए जाकर न्यू लैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, वो लॉ क्या फेल कर गया, वो फेल कर गया। वो सिर्फ लाइट एलिमेंट्स के लिए ठीक था, क्योंकि लाइट एलिमेंट्स में वी वर फॉलोइंग प्रॉपर सिस्टमैटिक फिलिंग ऑर्डर। पर एटॉमिक नंबर 20 के बाद हम लोग क्या फिलिंग ऑर्डर चेंज करने लगे। सो देयर वाज सर्टेन वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज व्हिच कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय एनी लॉ। इसलिए बेटा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव को भी डिस्कार्ड किया। सबसे ज्यादा टाइम आपने अगर 10th क्लास में पढ़ा है तो कौन सा था, मेंडलीज लॉ। तो बेटा आप बताओगे, मेंडलीज लॉ वाज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस या एटॉमिक नंबर नंबर। Atomic atomic mass atomic But masses. गुड। वो सारा स्टडी किस पे था, एटॉमिक मासेस पे था। तो बेटा मेंडलीज लॉ हम लोगों ने सबसे ज्यादा टाइम के लिए फॉलो किया। क्यों? क्योंकि ही मेड आवर स्टडी सिस्टमैटिक। मेंडलीज लॉ को स्टडी किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस वेरिएशन। तो क्या था, इसने हमारी स्टडी को सिस्टमैटिक कर दिया। इसका अगर याद हो आपको, पूरी पीरियोडिक टेबल को इसने डिवाइड किया इनटू 1 to 7 ग्रुप्स विद सब ग्रुप्स। कौन सा, ए बी। और एक इसने कौन सा ग्रुप कर दिया, 8th ग्रुप। तो बेटा इसने 1 to 7 और इनके सब ग्रुप कर दिए ए बी। और एक इसने कर दिया 8 ग्रुप जिसमें 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप थे व्हिच आर शोइंग एबनॉर्मल बिहेवियर। तो ही मेड आवर स्टडी सिस्टमैटिक। और साथ में उसने ना एक स्पेस छोड़ दी जहां पर उसने कहा कि हो सकता है यहाँ पर कोई एलिमेंट हो, कौन सा मुझे नहीं मालूम। तो उस टाइम तक रिसर्च हुआ नहीं था। सो ही शोड अस अ पाथ टू डिस्कवर न्यू एलिमेंट्स। नहीं तो बेटा मैंने भी एमफिल रिसर्च की है, तो क्या होता था, अगर मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा हूँ जो मेरे सर का स्टूडेंट नहीं है, तो शाम को पक्का है मुझे ना मेरा प्रोफेसर बुलाकर पूछता था, संदीप तू उस सर के स्टूडेंट से क्या बात कर रहा था। तो मीन्स हम लोग अपनी रिसर्च को इतना हाइड करके चलते थे ताकि मेरा टॉपिक एक दूसरा टीचर कॉपी करके उसमें पहले रिसर्च ना कर दे। तो बेटा हम इवन जो रिसर्च स्कॉलर्स थे यूनिवर्सिटी में, तो हम लोग बात करते थे, जो मेरे सर के स्टूडेंट्स हैं हम लोग सिर्फ वही आपस में बात करते थे। किसी और से करे तो टीचर हमें हमारे पे शक करता था कि कहीं ये अपना प्रोजेक्ट तो नहीं लीक आउट कर रहा। तो हम लोग इतने वो थे। पर मेंडलीज ने क्या किया, ही लेफ्ट द स्पेस। उसने स्पेस छोड़ दी कि यहाँ पर कोई एलिमेंट है, कौन सा मुझे नहीं मालूम, but this element will resemble in properties. So beta he showed us a path to discover new elements and he made our study systematic. उसने हमारी स्टडी सिस्टमेटिक कर दी। तो बेटा आप में से क्या कहता है, खन्ना सर भी मेंडलीज पे ब्रेक लगा देते हैं, मॉडर्न पे क्यों गए? बेटा मॉडर्न पे इसलिए गए क्योंकि मेंडलीज का पहला ड्रॉबैक क्या था, ही कुड नॉट गिव अस असाइन रीजन। इसने कहा कि 8th एलिमेंट जो है वो प्रॉपर्टीज में रिजेंबल कर रहा है, पर क्यों कर रहा है, ही वाज नॉट एबल टू असाइन एनी रीजन। मेंडलीज ने हमें कोई रीजन नहीं दिया। सेकंड, तो देखो बेटा हमारे पास क्या था, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या था, कॉन्फ़िगरेशन 1s1 1 था। क्लियर? तो हाइड्रोजन क्या, इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन, इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन। तो ही वाज नॉट एबल टू असाइन प्रॉपर पोजीशन टू हाइड्रोजन। तो वो तो बेटा प्रोडिक में टेबल में प्रॉपर पोजीशन हाइड्रोजन को मॉडर्न प्रोडिक लॉ ने भी नहीं दिया। हम लोग जब करेंगे मॉडर्न प्रोडिक लॉ, उसने हाइड्रोजन को टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे अकेला रख दिया। टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे अकेला रख दिया क्योंकि ये सबसे गंदा एलिमेंट है। इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन, इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन, तो इट कैन एक्ट एज मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। ये दूसरे एलिमेंट के बेस पे अपनी प्रॉपर्टी क्या कर देता है, चेंज।
So Mendeleev was not able to assign proper position to hydrogen. वो हाइड्रोजन को प्रॉपर पोजीशन नहीं दे पाया। ऐसे बेटा अगर ध्यान में हो, क्लोरीन के दो आइसोटोप थे 1735 और एक था 1737। क्लियर बेटा, क्लोरीन का आइसोटोप था 1735 और 1737। नीचे आता है एटॉमिक नंबर और ऊपर हमारे पास क्या आते हैं एटॉमिक मासेस। तो क्लोरीन को क्या था, वी शुड असाइन टू पोजीशंस अकॉर्डिंग टू मेंडलीज लॉ। तो वहां पे प्रोडी टेबल में उसने आइसोटोप्स को प्रॉपर पोजीशन असाइन नहीं की। तो ऐसे बेटा हमारे पास क्या कुछ ड्रॉबैक्स है इन आवर मेंडलीज लॉ व्हिच कुड बी रिमूव्ड इजीली ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। जैसे देखो बेटा, जैसे ही मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में जाएंगे आइसोटोप्स की पोजीशन सॉल्व हो गया, बिकॉज मॉडर्न लॉ वाज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तभी वहां पे मुझे आइसोटोप्स को अलग पोजीशन देने की जरूरत ही नहीं है। तो दैट्स व्हाई वी फॉलो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ने क्या करना है बेटा, पूरी पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी और एफ। तो मुझे सिर्फ 4 प्रॉपर्टीज पढ़नी है, तो वी कैन स्टडी आवर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स वेरी इजीली। तो यहाँ पर देखो बेटा, अगर मैं मेंडलीज लॉ फॉलो करता, मुझे यहाँ पे 7 मींस 14 प्लस 1 15, मुझे 15 ग्रुप की प्रॉपर्टीज अभी भी पढ़ना पड़ता। क्लियर? पर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ने सिर्फ पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। इन 4 ब्लॉक्स से अगर मुझे प्रॉपर्टीज क्लियर है, तो मुझे पूरा का पूरा एलिमेंट्स का, जितने एलिमेंट्स हमारे पास नोन है पीरियोडिक टेबल में, उन सबकी प्रॉपर्टीज पढ़नी क्या हो जाएंगी, आसान। तो बेटा लास्ट टू लास्ट ईयर तक तो ना मेरा पूरा एक लेक्चर इन्हीं की स्टडी में जाता था। पर अब बेटा हमारे पास ये सारे जो थे, डॉबनियर ट्रायड मेथड, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव और मेंडलीज लॉ, ये सारे इस साल डिलीट हो गए। क्लियर? तो वी विल बी स्टार्टिंग टुडे विद आवर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो बेटा अब बताओ, जितना मैंने बोला है एटलीस्ट आप सबको अपने 10th के लॉजिक्स याद है, डॉबनियर ट्रायड, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव और एक कौन सा किया था, मेंडलीज लॉ। आया सबको ध्यान में कि नहीं? यस सर। Yes, sir. ठीक है बेटा। तो अब हमारे इस साल बेटा हमारे पास यहाँ से नहीं, वी विल बी स्टार्टिंग विद आवर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। क्लियर? अब सबको मेंडलीज तक ड्रॉबैक्स भी क्लियर हो गए कि क्यों हम लोग मूव करेंगे टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। हाँ जी बेटा, यस सर। क्लियर? तो बेटा एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ से क्या होगा हमारे पास, एक तो इससे स्टडी, वी हैव टू स्टडी जस्ट प्रॉपर्टीज ऑफ 4 ब्लॉक्स। सेकंड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी हाउ वी कैन असाइन पोजीशन टू आवर, किसे, टू आवर आइसोटोप, क्योंकि आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम है। और ये जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था, दिस वाज बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। इसने एटॉमिक नंबर्स के बेसिस पे अरेंज करना था। बेटा आप ही दिमाग में थोड़ा सा जोर डाल के देखो, हमें एटॉमिक नंबर्स ज्यादा याद है, मासेस नहीं याद। और बेटा हमें एटॉमिक नंबर्स ही चाहिए केमिस्ट्री में, क्योंकि क्या था, हर स्पीसीज या तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है या इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन। सो वी डील विद एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मासेस तो सिर्फ हमारे पास एक मोल कंसेप्ट में न्यूमेरिकल्स में यूज रह गया। जब मैंने करना है अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जब मैंने करनी है फिजिकल, जब हमने करना है अपना ऑर्गेनिक, तो वी जस्ट लुक फॉर द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आवर गिवन स्पीसीज। मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट देखता हूँ। तो जब मैं इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट देखता हूँ, तो बेटा वो प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। सो टू मेक आवर स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर्स मेक्स अस इजियर। वो हमारी कहानी और पढ़ने के टॉपिक को पढ़ने का लॉजिक क्या आसान कर देता है। तो बेटा आज सबसे पहले एक डेफिनेशन लिखवा दूं, व्हाट डू यू मीन बाय दिस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब तो लिखवा सकता था सबसे पहले ये डेफिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय दिस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। हाँ यस जी सर। बेटा, चलो लिखो एक डेफिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय दिस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। The physical and chemical properties, the physical and chemical properties of elements, the physical and chemical properties of elements are periodic functions, of their atomic numbers, are periodic functions of their atomic numbers. That is when elements, are arranged, in the order of,
when the elements are arranged in the order of their increasing atomic numbers, when elements are arranged in the order of their increasing atomic numbers, elements with similar properties are repeated after certain regular interval. एक बार एटॉमिक नंबर के बाद दोबारा बोल। हाँ जी बेटा, एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, एटॉमिक नंबर के बाद है बेटा, एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड after certain regular interval. बेटा एक बार डेफिनेशंस का अगर काम खत्म कर दो तो नेक्स्ट मैंने आपको लिखवाना था व्हाट डू यू मीन बाय दिस कॉज ऑफ periodicity. क्लियर? तो बेटा एक बार डेफिनेशंस खत्म कर लो, इसे अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, लिख लो नेक्स्ट। ये पेपर का सीबीएसई का सबसे कॉमन क्वेश्चन है, डिफाइन मॉडर्न periodic law and what was the cause of periodicity. तो लिख लो बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय दिस कॉज ऑफ periodicity. Cause of periodicity is the cause of the periodicity in properties is the cause of periodicity in properties is the repetition के लिए is the repetition of similar outermost electronic configuration at certain regular intervals. Cause of periodicity in properties is the repetition of similar outer electronic configuration at certain regular interval. अब बेटा अगर एक के दिमाग में आ रहा है करना से ये स्टेटमेंट क्या लिखा है, मुझे तो कुछ नहीं समझ आया, बेटा स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करें। आप सब स्टूडेंट ने कर रखा है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। बेटा ये सारा का सारा, और इसके ऊपर हाइड्रोजन तो नहीं, तो ये सारा का सारा हमारे पास क्या था, ये ग्रुप 1 था, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। तो लिथियम का याद करो बेटा एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी 1s2 2s1। सोडियम का क्या था 11, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था 1s2 2s2 2p6 और 3s1। पोटाशियम का बाहर वाला शेल क्या था 4s1, इसका क्या था 5s1, इसका 6 और इसका क्या था 7। तो देखो बेटा इस ग्रुप में सभी का लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन था इन आवर s ऑर्बिटल, तो देयर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाज सेम। और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इनका डुप्लेट या ऑक्टेट क्या था कंप्लीट। तो दीज रिजेंबल इन प्रॉपर्टीज विद आवर नोबल गैसेस। तो सारे को क्या था, सारे एलिमेंट्स आपस में इलेक्ट्रॉन कंबाइन या क्या करते हैं लूज, जस्ट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। So all these elements were having tendency to lose electron. So these were having similar properties after regular interval because all were having same outermost shell electronic configuration. एक स्टूडेंट को अभी भी डाउट आया, खन्ना सर नहीं समझ आया, एक और एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। हीलियम के बाद क्या था नियोन, फिर क्या था ऑर्गन, फिर क्रिप्टॉन, फिर जीनोन, फिर क्या था रेडॉन को पकड़ेंगे नहीं बीइंग रेडियोएक्टिव एलिमेंट। हीलियम का ध्यान में हो तो कॉन्फ़िगरेशन क्या था 1s2, नियोन का क्या था 1s2 2s2 और 2p6,
तो बेटा आप बताओगे, अगर मेरे साथ लास्ट चैप्टर क्लियर था, ऑर्गन की आउटरमोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? हाँ जी बेटा, ऑर्गन का 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर। हाँ जी, सर उसके बाद 3p6 हाँ 3p6 है ना, तो मींस आउटरमोस्ट शेल इसका क्या आ गया 3s2 3p6, इसका आउटरमोस्ट शेल क्या आ जाएगा 4s2 4p6, इसका आउटरमोस्ट शेल क्या आ जाएगा 5s2 5p6। तो देखो बेटा सब में आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, अगर 8 थे इनका ऑक्टेट कंप्लीट, तो ये सारे के सारे नेचर में क्या हो गए इनर्ट। सो ऑल दीज एलिमेंट्स वर रिजेंबलिंग इन प्रॉपर्टीज, दीज वर इनर्ट इन नेचर, do not prefer to take part in the bond formation because their octet was complete। तो ये था बेटा हमारा cause of periodicity। The cause of periodicity in the properties was due to similar outermost shell electronic configuration which repeats after certain regular interval। तो बेटा modern periodic law was able to explain that, to give us reason why properties of the elements were repeating after regular interval, जो मेंडलिस नहीं कर पाया। मेंडलिस ने कहा मुझे नहीं पता क्यों, पर ये जो 8th एलिमेंट है दिस रिजेंबल्स इन प्रॉपर्टीज विद फर्स्ट एलिमेंट, क्यों ही वाज नॉट एबल टू असाइन एनी रीजन, पर मॉडर्न प्रोडिक लॉ ने क्या किया, इन्हें रीजन असाइन कर दिया। क्लियर? अभी भी अगर डाउट है एक और एग्जांपल दे देता हूं ताकि आप सबको क्लियर हो जाए। क्लियर? अब बेटा एक मैंने ग्रुप पकड़ा है, ये फ्लोरीन, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर एसिटिक, इसे फिर नहीं पकड़ा बीइंग रेडियोएक्टिव एलिमेंट। फ्लोरीन का अगर याद हो कॉन्फ़िगरेशन क्या था 1s2 2s2 और 2p5। अब आप बताओगे आयोडीन का आउटरमोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए? 3p5 आयोडीन बेटा सॉरी नहीं, आयोडीन 5p5 क्लियर, गुड। 2 3 4 और ये 5 था, तो इसका बाहर वाला शेल पक्का क्या होना चाहिए 5s2 5p5। तो इसके ऊपर क्या होना चाहिए 4s2 4p5, इसका क्या होना चाहिए 3s2 3p5। थोड़ा सा ध्यान से देखो, सभी में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। यस सर। अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स है, अब आप बताओ ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे? सर एक गेन करेगा, है ना, ये 7 लूज नहीं करते, ये सारे क्या कहते हैं हमें एक इलेक्ट्रॉन दे दो। तो दैट मींस ऑल दीज वर एक्टिंग एज नॉन मेटल्स। तो अगर ये नॉन मेटल्स एक्ट कर रहे थे सभी के सभी, क्यों? क्योंकि सभी का आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाज सेम। इसलिए देखो बेटा अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, मैंने अभी जस्ट आपको 10th का थोड़ा सा ब्रीफ अप और 11th का पहला टॉपिक पकड़ा है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, उसकी डेफिनेशन क्लियर किया और सेकंड एक्सप्लेन किया दैट व्हाई वी वर फॉलोइंग मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, because this was able, modern periodic law was able to explain our cause of periodicity। इसने हमें रीजन दिया why elements with similar properties are being repeated after regular interval। क्यों रिपीट हो रहा था? because all these elements were having similar outermost shell electronic configuration। इनका बाहर वाले शेल का कॉन्फ़िगरेशन सबका क्या था सेम। so that's why these elements were resembling in properties among themselves। अब बताओ बेटा सबको मेरे साथ cause of periodicity क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes sir। सबको सबको कोई एक स्टूडेंट खन्ना सर रिपीट कर दो। हाँ जी क्लियर है सर। सबको बेटा? सर रिपीट कर दो। हाँ, तो ये कौन बोला रिपीट करने वाला? सर कुमार स्वामी। हाँ कुमार, करता हूँ बेटा। अब चल मैं तेरे लिए एग्जांपल भी चेंज कर देता हूँ। क्लियर? मैंने इसके बाद ना ग्रुप सेकंड पकड़ा बेटा। अब बेटा इस ग्रुप में मैं हर बार चुप कर जाता हूँ, तुम बच्चों ने बना रखा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, मेरा स्टूडेंट मिला था बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। क्लियर? यहाँ पे हमने रेडियम को नहीं पकड़ा बीइंग रेडियोएक्टिव एलिमेंट। तो मुझे ब्रिलियम का याद है एटॉमिक नंबर क्या 4, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। क्लियर? अगर मेरे पास मैग्नीशियम है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन था 1s2 2s2 2p6 और साथ में क्या आ गया 3s2। तो इसका पक्का है बाहर वाला शेल 4s2, इसका बाहर वाला शेल 5, इसका क्या होगा 6 और इसका क्या होगा 7। तो देखो बेटा इन सबके बाहर वाले शेल में इन द आउटरमोस्ट शेल वी आर हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। इन सबके बाहर वाले शेल में क्या था 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अब लूज कर दे तो इट कैन गेट इट्स ऑक्टेट कंप्लीट। सो दिस वाज आवर ग्रुप 2 एलिमेंट्स। और अगर ये इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे थे क्या ऐड करके मेटल, इसलिए तुम लोगों ने 10th क्लास में पक्का सबने कैल्शियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड पढ़ा है। किसी ने ये पढ़ा कभी CaCl या मैग्नीशियम Cl? यस सर। ये यस पढ़ा सर। कभी CaCl या मैग्नीशियम Cl? हाँ जी ओ बेटा, सर।
ये जरूर पढ़े No, क्योंकि sir. यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम आर हैविंग फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट +2। क्लियर, इनकी वैलेंसी क्या थी +2 है। यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम एग्जिस्ट नहीं करेंगे बिकॉज दीज ऑलवेज लूज देयर बोथ इलेक्ट्रॉन्स साइमल्टेनियसली। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने बाहर करते हैं, तभी इनका ऑक्टेट क्या था कंप्लीट। तो कुमार अब क्लियर हुआ बेटा, बाहर वाले शेल में सबके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण these elements were resembling in properties among themselves। इसमें बेटा तुम्हें कोई बुकिश लैंग्वेज कुछ याद करने की जरूरत नहीं, बस ये एग्जांपल कोई एक ड्रॉ कर दो और सिंपल सा लिख दो, since their outermost shell electronic configuration is same, that's why these elements resemble in properties among themselves। So modern periodic law was able to explain cause of periodicity। इसने इसकी cause को explain किया, why similar properties are repeated after regular interval। अब क्लियर बेटा सबको? यस सर। हाँ जी, अब तो कोई डाउट? बेटा देखो, आप सभी स्टूडेंट जिसके मन में जो डाउट आए मुझे वही रोक कर पूछ लो, ठीक है? हाँ जी, सर हाँ जी, ये जो एचटी वाली सीरीज थी इसमें हमने 2 ले लिए थे ना 8 करने के लिए। किसके बेटा? सर इस वाली में ये 5p6 और 4p6 वाली में सर, हाँ यहाँ पे सर हमने 2 ले लिए थे ना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। हाँ बेटा ना, इनके 8 इलेक्ट्रॉन है ना, इनके तो इनका complete ऑक्टेट थे। कंप्लीट है, अच्छा ठीक है सर। ठीक है? इनका अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये बाकी एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, तुम लोग झगड़ो, तुम लोग आपस में फाइट करो, इलेक्ट्रॉन लूज करो, इलेक्ट्रॉन गेन करो, हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ऑक्टेट कंप्लीट है। तो दैट मीन दीज आर इनर्ट इन नेचर। ये कहते हैं तुम लोग आपस में झगड़ो, सोडियम क्लोरीन कंबाइन करते गए, सोडियम ऑक्सीजन कंबाइन करता गया, कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करने लगा, सारे आपस में कंबाइन करने लगे जस्ट टू कंप्लीट देयर आउटरमोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन, ताकि इनका ऑक्टेट पूरा हो जाए एंड गेन स्टेबिलिटी एज कंपेयर टू नोबल गैसेस। इसलिए इनको हम लोगों ने नाम क्या दे दिया, नोबल गैसेस, इनर्ट या नॉन रिएक्टिव गैसेस या नॉन रिएक्टिव ग्रुप। ओके सर। ठीक बेटा, क्लियर? अब बेटा बताओ, इसके साथ सबको मेरे साथ कॉज ऑफ periodicity क्लियर हुआ? यस सर। क्लियर? अब बेटा हमारे पास क्या था ना, अब जो मैंने टॉपिक आगे कराना है उससे पहले अगर मैं आपको एक टर्म क्लियर कर दूं, हमारे पास पीरियड क्या है और ग्रुप क्या है। क्लियर बेटा, हमारे पास पीरियड्स मॉडर्न periodic लॉ ने किया, हमारे पास ग्रुप्स क्या होते हैं 1 to 18। ग्रुप से हमारे पास 1 से लेकर 18 और पीरियड मेरे पास क्या आते हैं 1 से लेकर 7। पीरियड हमारे पास है 1 to 7, दैट वाज बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइंस इन आवर periodic टेबल। जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस थी उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड्स। तो बेटा अगर आपको याद हो, मैंने एटॉमिक नंबर याद करने के लिए आपको मैजिक नंबर दिए थे 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। तो देखो बेटा, ये बेसिकली फर्स्ट पीरियड था, ये मेरे पास सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवंथ। तो बेटा तुम्हारे कंपटीशन तक इस साल जेई के पेपर में आया, which orbitals are being filled in 7th period, 6th period, 5th period, 4th, 3rd, 2nd, कि कौन से ऑर्बिटल इनमें फिल हो रहे हैं। तो बेटा अगर अभी आप मुझे कहोगे ना खन्ना सर पहले ये बता दो 7th पीरियड में which orbitals are being filled, बेटा मुझे नहीं आते, इतना मुश्किल मुझे नहीं आएगा, पर मुझे ना इनका टेबल ड्रॉ करना आता है। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक था टू आइडेंटिफाई how many which orbitals are being filled in our given period। clear? तो filling या filling of orbitals या number of elements in given period। तो चाहे इसको बोल दो फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स या इसे बोल दो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आवर गिवन पीरियड। पहले ये बताओ बेटा, सबसे पढ़ा जा रहा है ये? यस सर। पढ़ा जा रहा है ना, फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स या और क्या नाम दे रखे इसे, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आवर गिवन पीरियड, कि कौन क्या हमारे पास कितने एलिमेंट्स एक पीरियड में है। तो बेटा यहाँ पर मैंने आपके साथ टेबल में यहाँ पर मैंने लिख दिया पीरियड, ठीक। पीरियड के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिए ऑर्बिटल्स बीइंग फिल्ड, और आखिर में मैंने यहाँ पर आपके साथ कर दिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पर आखिर में मैंने कर दिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर बेटा, जब यहाँ पर ये किया पीरियड, ऑर्बिटल्स बीइंग फिल्ड और ये पीरियड फर्स्ट,
ये आ गया सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये आ गया मेरे पास सेवंथ। क्लियर? तो इनको अगर थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं ताकि आप सबको पढ़ना आसान हो जाए मेरे साथ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और यहाँ पर मेरे पास आ गया बेटा सेवन। अब मेरे मिक्सिंग ना हो जाए मैंने इसलिए यहाँ पर लाइंस लगा दी। ठीक बेटा? बेटा ये ना कई साल पहले जब मैं भी पढ़ाता था तो सिक्स पीरियड में कौन सा ऑर्डर फिल हो रहे हैं, सेवंथ में कौन सा हो रहा है, फोर्थ में कौन सा, फिफ्थ में कौन सा, तो बेटा इतना मुझे भी याद नहीं रहता था। तो फिर मैंने ना जब ये बुक में टॉपिक देखा मुझे इसको याद करना आसान हो गया। अब पता नहीं आप में से किसको मेरे से जब फिलिंग ऑर्डर किया था अफूबाउ प्रिंसिपल 1s 2s 2p 3s 3p फिर 4s 3d, इतना बड़ा ऑर्डर याद करने के लिए मैंने एक टेबल सा बनाया था, है याद? यस सर, है ना? यस सर। ऐसे ही बेटा यहाँ पर है, कई टीचर आपको सीधा लिखवा देते हैं फर्स्ट पीरियड में ये ऑर्बिटल, सेकंड में ये, थर्ड में ये, फिर हमें रेक्टिफिकेशन लगता है। पर मैंने आपको शुरू से कहा था मेरे साथ रेक्टिफिकेशन नहीं है, हर जगह लॉजिक से। जब बेटा लॉजिक से देखो हमारे पास सबसे पहला ऑर्बिटल कौन सा था, 1s, मैंने यहाँ पर लिख दिया 1s। इसके नीचे मैंने लिख दिया यहाँ पर 2s, यहाँ पर लिख दिया 3s, यहाँ पर 4s, यहाँ पर लिख दिया 5s, यहाँ पर 6 और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया 7s। क्लियर? अब 2s के बाद नेक्स्ट याद है हमारे पास कौन सा आता था, 2p। आप बताओ 1p करता था एग्जिस्ट? हाँ जी बेटा 1p। नो सर। नो सर। तो पहला कौन एग्जिस्ट करता था, 2p 2p। तो मैंने यहाँ पर 2p, यहाँ पर 3p, 3p यहाँ पर 4p, यहाँ पर 5p, यहाँ पर 6p और यहाँ पर मैंने लिख दिया 7p। ठीक बेटा? सर यस सर। ठीक, ये लास्ट वाला पढ़ा जाएगा 7s 7p। समझ Yes, आ रहा है, sir. थोड़ा सा कटा हुआ है लेकिन समझ आ रहा है। तब समझ आ रहा है ना? तो अगर यहाँ पे 7p, अब आप बताओ 2d एग्जिस्ट करता था? नो सर। नो पहला सर। कौन एग्जिस्ट करता था, 3D 3D। अगर 3D करता था तो याद है 3D में 3 + 2 क्या होता था, 5। क्लियर? तो मैं 3D को यहाँ फिल नहीं कर सकता क्योंकि उससे पहले मुझे किसे फिल करना पड़ेगा, 4 को। इसलिए 3D आ गया यहाँ पर, फिर आ गया 4D, फिर आ गया 5D और फिर यहाँ पर मेरे पास आ गया 6D। अब मैंने इसे थोड़ा सा ऊपर लिख दिया तो यहाँ पे ना 7 को मैं, हाँ जी, या साथ साथ मैं बोल रहा हूँ इसका लास्ट में यहाँ पर 7 का 7 दिख अगर रहा है देखो सर। बेटा यहाँ पर 7s, यहाँ पे आ गया था मेरे पास 7p और यहाँ पर मेरे पास अब आ गया 6d। ठीक है? अब तो पढ़ा जा रहा है 7s 7p और यस 6d सर, हो गया। पढ़ा जा रहा है। ठीक, अब देखो बेटा यहाँ पर मैंने 3D क्यों नहीं फिल किया, क्योंकि हम लोगों ने कौन सा किया था, अफूबाउ प्रिंसिपल। अफूबाउ प्रिंसिपल 3D, 3 + 2 क्या था, 5। तो मैं 5 को यहाँ पे नहीं कर सकता, इसे 3D को फिल करने से पहले किसे फिल करना पड़ेगा, 4s, क्योंकि अफूबाउ प्रिंसिपल ये कहता था। दैट्स व्हाई 3D इज फिल्ड हियर, फिर 4D, फिर 5D, फिर 6D। ठीक है सर बेटा, सबको क्लियर? सर हाँ जी। सर जैसे 3 + 2 5 हुआ तो फिफ्थ में क्यों नहीं भरा फिर ये? तो बेटा क्या था यहाँ पे, अब देख मुझे उसके पहले 4 + 1 5 है, ओके सर। तो 5 और 5 4 1p, इसलिए 3D हमारा यहीं पे फिल होगा। सर एक बार रिपीट कर दो। ये देखो बेटा, पहले तो एक बार मैं ऊपर वाला ये रब कर देता हूँ ताकि आपको फिर साथ साथ रिवाइज भी करा देता हूँ। यहाँ पर क्या था मेरे पास, ए स्टूडेंट ने 3D कहाँ लिख दिया, यहाँ पर। अगर मैं 3D यहाँ पर लिखता तो 3 + 2 क्या था, 5। तो हमारे पास एल की वैल्यूज क्या थी, 0 1 2 3 एस पी डी और एफ। तो अगर मैं यहाँ पर 3D फिल करता 3 + 2 5, तो इसका क्या था 4 + 0। अभी पहले मुझे 4s भरना पड़ेगा, आफ्टर दैट 4p, फिर भरना पड़ेगा मुझे 3D। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 + 2 5 है। क्लियर? 4 + 1 5 है, तो मुझे 5s से पहले इनको भरना पड़ेगा लोअर वैल्यू ऑफ n, क्योंकि अफूबाउ प्रिंसिपल याद करो 3 चीजों पे था। पहला, दैट ऑर्बिटल इज फिल्ड फर्स्ट व्हिच हैज गॉट लोएस्ट एनर्जी। सेकंड हमारे पास क्या था, वी हैव टू फॉलो n + l रूल, लोअर इज द वैल्यू दैट ऑर्बिटल इज फिल्ड फर्स्ट। और अगर मेरे पास यहाँ पर सेम वैल्यूज आ गई देन लोअर वैल्यू ऑफ n इज फिल्ड फर्स्ट। ठीक बेटा? आया यस ध्यान में? सर। अगर ध्यान में आ गया, अब 3D 4D 5D और 6D मैंने भर दिया। अब आप बताओ
3f एग्जिस्ट करता है, नो नो सर। सर। है ना। पहला कौन एग्जिस्ट करता है, 4f। 4f। 4f के लिए 4 + 3 क्या आ गया, 7, यस सर। है ना। तो अब Yes, sir. तुम बताओ बेटा, मैं 4f को यहाँ पर फिल करूं या 4f को 6 में फिल करूं। सर 6 में। 6 में। 6 में, सर 6 में। 6। है ना, क्योंकि यहाँ पे 4 और 3 क्या हो जाएगा, 7। तो मुझे पहले 6 + 0 पहले मुझे इसे फिल करना पड़ेगा। तो 4f इधर और 5f इधर, ये था बेटा कंसेप्ट। फिर अब अगर आप कहोगे ना खन्ना सर चेहरा इधर रखो और बोल दो कौन कौन से ऑर्बिटल फिल कर रहे हैं, तो बेटा इतना बड़ा ऑर्डर तो मुझे कभी याद ही नहीं होगा। और इस साल हमारा जेई के पेपर में यही आ रखा है क्वेश्चन, विच ऑर्बिटल्स आर बीइंग फिल्ड इन 6th पीरियड या 7th पीरियड। तो फिर देखो बेटा 6s, 6p, 5d, 4f सारे उल्टे सीधे कॉम्बिनेशन थे, तो ये याद करना आसान नहीं है। पर टेबल बनाने में आपको पेपर में 2 मिनट नहीं लगेंगे, 2 मिनट में हमारा पूरा क्रैमिंग का कंसेप्ट ही खत्म हो गया। तो बस यहाँ पर 3D और 4F का कंसेप्ट था। तो बेटा आज से ध्यान रखना, F ब्लॉक प्रोडी टेबल में नीचे बैठा है और 2 ब्लॉक होते हैं 4F और 5। अब अगर तुम में से किसी को एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक एमसीक्यू ध्यान में आ रहा है, वहां पे मैंने इसका कंसेप्ट पूछा था 6 का, विच ऑर्बिटल्स आर बीइंग फिल्ड। तो अभी जाके देखना 6s, तो ये n-1 और ये क्या था n-2 का कंसेप्ट। इसलिए मैंने आपको कहा था जब हम लोग करेंगे प्रोडी टेबल वहां पर आपको वो एमसीक्यू क्लियर होगा कि 6s, फिर 6p, फिर 5d और 4f, these are being filled in our 6th period। अब बेटा सब पहले ये बताओ, मैंने जो फिलिंग ऑर्डर लिखा है सबको क्लियर है या किसी को कोई डाउट है। सबको क्लियर है, हाँ जी बेटा सबको क्लियर या डाउट है। हाँ जी मिंटू, यस सर। क्लियर है मिंटू, यस सर। सबको बेटा। अगर क्लियर है तो मुझे एक बार भाई कराओगे, खन्ना सर का पढ़ाई में बुरा हाल है, मेरा ना पढ़ाई में हाल बुरा है। फिर मेरा हाल बुरा होने के कारण मुझे भूल गया एस में, पी में, डी में और एफ में। इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने थे एस में, 2 गुड। पी में 6। 3 6 ऑर्बिटल ऑर्बिटल 3 थे पर इलेक्ट्रॉन्स के आगे 6। डी में 10 गुड और एफ में 14। 14। अब फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 1s को फिल कर रहा हूँ। अगर 1s फिल कर रहा हूँ तो कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 आ गए, इसमें Sir. 2, इसमें 6, 2 + 6 8, 2 + 6 8। इधर देखो 8 तक तो आ गए थे, 8 और डी में क्या थे 10, तो इसमें कितने आ गए 18, इसमें भी देखो आ गए 18। अब आप बताओगे 6 पीरियड में कितने एलिमेंट्स आ गए, 32। 3 + 14। है ना। 18 तो यहाँ तक हो गए थे, आगे 4, तो ये 32 और यहाँ पे भी क्या था 32। ये था बेटा खन्ना सर का पढ़ाने का कंसेप्ट, इसलिए मैंने आपको ना ये आना था आगे। सर एक मिनट बेटा, बस एक मिनट, ये आपका कंसेप्ट आना था आगे, पर मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में कहा था बस अभी ध्यान रखना पीरियड्स में वी आर हैविंग 2 8 8 18 18 32 32। उससे मुझे एटॉमिक नंबर्स याद करने के हो गए थे आसान, वो बेटा मैंने कंसेप्ट यहाँ से पकड़ा था। In first period we can have 2 elements, second and third we can have 8 8, fourth और fifth में 18 18 और sixth और seventh में we can have 32 32 elements present। मैंने कुछ नहीं किया, बस इनमें जितने जितने इलेक्ट्रॉन्स है उन्हें ऐड अप कर दिया and we get formation of different elements in our periods। क्लियर, हाँ जी। अब पूछो बेटा क्या डाउट था। ये तो वही मैजिकल नंबर्स नहीं है जो आपने बताए थे हाँ, पहले भी, है ना। इनको मैजिक नंबर्स नाम दे दिया हम लोगों ने। हाँ जी, ये मैजिक नंबर्स हो गए बेटा। सर। क्लियर, अब सबको क्लियर या किसी को अभी भी डाउट है कुछ। सर हाँ जी, सर आपने 3 से लेके 7 तक इलेक्ट्रॉन्स कैसे ऐड किया सर, एक बार सर थोड़ा सा डाउट है सर उसमें। किसमें बेटा, सर 3 से लेके 7 तक आपने वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे ऐड किया किसमें सर, ये जो नंबर 3 से लेके नंबर 7 तक। नंबर 7th में। नो सर, सर ऊपर 3 और नीचे 3 से लेके 7 तक सर कैसे फिल किया आपने। ये देख बेटा 1s में क्या आया, मेरे पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो एलिमेंट्स 2 आ गए। हाँ जी, यस सर। ये क्वेश्चन किसने पूछा ताकि मैं नाम लेकर बोलता जाऊंगा, सॉरी बेटा। सर कुमार सर। हाँ कुमार, ये देख एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए बेटा, फिर इधर 2s और 2p है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 6 इसमें, तो 2 + 6 क्या हो गया 8।
इधर देख 2 + 6 क्या हो गया 8। अब 4s 4p और 3d में 2 + 6 2 + 8 10 सॉरी 2 + 6 8 8 + 10 18 तो यहाँ पर 18 आ गए। इसमें भी 2 + 6 + 10 18। अब एक 6 में यहाँ तक तो 18 हो गए बेटा कुमार, यहाँ तक 18 यस सर 5d तक। तो आगे 14 और ऐड कर दिए f में 18 + 14 32। यस ऐसे सर इधर 18 तो यहाँ तक हो गए। आगे 5f में 14 और आ गए 18 और 14 मिलकर 32। यस ठीक है कुमार? हाँ जी कुमार, क्लियर? यस सर क्लियर। अब बेटा सबको बताओ हाउ दीज एलिमेंट्स आर बीइंग अरेंज्ड इन आवर प्रोडक्ट टेबल। सबको क्लियर हुआ या किसी को डाउट है अभी भी? क्लियर है सर। क्लियर है सर। सबको सर सबको यस सर ये Yes, तो sir. टॉपिक, मेरा क्या ये टॉपिक तो इंटरेस्टिंग है हमारा, यस सर। है ना। सिर्फ बेटा हमारी 11th क्लास में अगर कोई गंदा टॉपिक आता है ना जो मुझे भी नहीं अच्छा लगता, वो एस ब्लॉक की रिएक्शंस है। तो अगर वो लास्ट ईयर वाला कंसेप्ट फॉलो हुआ तो लास्ट ईयर बेटा सारी रिएक्शन को डिलीट कर दिया था। लास्ट ईयर पूरी की पूरी रिएक्शन डिलीट हो गई थी हमारे पास। तो तुम्हारा भी सिलेबस अगर डिलीट हो गया तो रेक्टिफिकेशन की चीजें बाहर हो जाएंगी एस ब्लॉक। नहीं तो बेटा हमारी पूरी 11th और 12th में सिंपल केमिस्ट्री में लॉजिक्स है। अगर हमें लॉजिक्स बेसिक समझ आ गए टॉपिक बड़े आसान है। तो बेटा अगर अब आप मुझसे कहोगे खन्ना सर चेहरा इधर रखो और बोल दो कौन से ऑर्बिटल फिल कर रहे हैं इन 7th पीरियड या इन 6th, बेटा मुझे नहीं आते। मैं हर बार इधर ही देखूंगा विच ऑर्बिटल्स आर बीइंग फिल्ड। तो बेटा ये आपके कंपटीशन का सबसे कॉमन क्वेश्चन आया है, विच ऑर्बिटल्स आर बीइंग फिल्ड। और 11th में क्या होगा, व्हाई 3D इज बीइंग फिल्ड इन 4th पीरियड, गिव सुटेबल रीजन। तो आपको कोई रीजन का टेंशन नहीं है, बस यहाँ लिखना था अकॉर्डिंग टू ऑफबाउ प्रिंसिपल 3D can be filled only after filling of 4s. That's why 3D is being filled in 4th. ऐसे बेटा 4f cannot be filled in 5th period. This will be always filled in our 6th period. क्योंकि according to Aufbau 4 + 3 is 7. तो first 6s then 4f can be filled only. Clear? अब बताओ इसके साथ हमारे पास आज मैंने बेटा 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस किए। पहला मॉडर्न प्रोडिक लॉ, सेकंड व्हाट वाज द कॉज ऑफ प्रोडिसिटी, और थर्ड फिर मैंने डिस्कस किया which orbitals are being filled in our respective periods, कि कौन से इलेक्ट्रॉन्स को हम लोगों ने फिल किया। सबको क्लियर बेटा? सर हाँ यस जी, सर हाँ सर जी, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कोई मैजिक नंबर बना तो हम हाँ जैसे जी। पीरियड्स के अकॉर्डिंग जैसे ऑल्टरनेट जैसे बिल्कुल मतलब पैरेलल रख के उसे हम कर सकते हैं ना? कैसे बेटा? सर एक सेकंड बस। सर जैसे कि ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स में हमारा वो मैजिकल नंबर वाला कंसेप्ट आ रहा है हाँ और जी, यहाँ पे पीरियड के अकॉर्डिंग सर हम इसे हम पैरेलल रख के तो हाँ हाँ हम तो बिना टेबल बनाए भी कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट जैसे सेकंड में 8 आ गया वो ऐसे तो हाँ कर जी, सकते हैं। हाँ हाँ बेटा कर सकते हैं। अभी देखना ये चीजें बड़ी हमारी आगे इकट्ठी होने लगेगी। जैसे ये फर्स्ट में 2 एलिमेंट, सिर्फ 2 एलिमेंट्स है, कौन सा हाइड्रोजन और इधर कौन सा हीलियम। क्लियर? ऐसे नेक्स्ट लिथियम सोडियम पोटाशियम। चल अब मैं तेरा यही डाउट खत्म करता हूँ कि इनको हम लोग आगे रिलेट कैसे करेंगे। तो बेटा अब बताओ पहले यहाँ तक तो सबको क्लियर है? यस यस सर सर। अब बेटा मैं ना अभी नया टॉपिक क्या था नॉमेनक्लेचर का, उसे स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि अगर उसे स्टार्ट किया उसे हमें 30-40 मिनट्स चाहिए। तो अगर मुझे वहां पर 30-40 मिनट्स चाहिए तो बेटा ये बताओ अभी एक लाइट एक्स्ट्रा ऑन होगी, अच्छा लग रहा है इस लाइट में भी या बंद कर दूं? सर ये ठीक है वाली बंद सर। कर दो सर। है ना, क्योंकि ये लाइट काफी स्ट्रॉन्ग है। चल, तो हाँ बेटा सर अब ठीक है। अब पता क्या था, मैंने आपके जैसे अभी पता नहीं मौलिक ने शायद पूछा था कि खन्ना सर इनको पैरेलल कैसे कर सकते हैं। तो बेटा फर्स्ट पीरियड में देखो 2 एलिमेंट्स आए थे, सेकंड में हमारे पास क्या आए थे, सेकंड में 8, थर्ड में भी क्या थे 8। 8 बेटा इनको ना अब मुझे प्रोडी टेबल में, मुझे आज लेक्चर क्लोज करने से पहले एक बार अगर आपको ग्रुप क्या और पीरियड क्या है इसका कंसेप्ट क्लियर करे कि पीरियड यस क्या सर। था और ग्रुप क्या था। तो बेटा याद करो मैंने आपका प्रोडी टेबल ऐसे ड्रॉ की थी, लिथियम सोडियम और सॉरी लिथियम, इधर लिखता था ब्रीडियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फ्लोरीन और इधर क्या आता था नियॉन। इधर लिथियम के नीचे हमारे पास याद करो फिर हमारे पास आता था सोडियम, फिर इसके नीचे हमारे पास आता है मैग्नीशियम, बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और नियॉन के नीचे हमारे पास क्या आता है ऑर्गन। ये आप सबने 10th क्लास का पढ़ रखा है। इधर ऊपर हमारे पास क्या आता है हाइड्रोजन,
इधर हमारे पास क्या आता है, हीलियम। अब बेटा अगर मैं यहाँ पे सोडियम के नीचे पोटाशियम, फिर इधर वीडियम, इधर सीजियम और इधर फ्रेंसियम, इधर ऑर्गन के नीचे आता है क्रिप्टॉन, इधर जीनोन और इधर हमारे पास क्या आता है, रेडॉन। क्लियर? तो बेटा मुझे ना आज आपके साथ सिर्फ दो टर्म क्लियर करनी थी, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप और सेकंड व्हाट डू यू मीन बाय पीरियड, कि हमारे पास ग्रुप क्या है और पीरियड क्या है। क्लियर? ग्रुप और पीरियड का बस आज दो ये कंसेप्ट क्लियर करने थे। तो देखो बेटा मैं भी जब आपकी साइड में पढ़ता था ना, पेपर में आता था हाउ एटॉमिक साइज वेरीज इन द ग्रुप या हाउ एटॉमिक साइज वेरीज अलोंग द पीरियड, तो खन्ना सर फंस जाते थे, उल्टे आंसर कराते थे। तो बेटा अगर अब तुम लोग ध्यान में थोड़ा सा रखो यहाँ पर, ये थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये मेरे पास वर्टिकल कॉलम नहीं है, सर ये मेरे पास यहाँ पर वर्टिकल कॉलम है। क्लियर? और अगर बेटा मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ, ये मेरे पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंसेप्ट नहीं है। हाँ जी बेटा, ये हॉरिजॉन्टल कंसेप्ट नहीं आ रहा। तो सर लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, वर्टिकल कॉलम, इन सब की बारहवें शेल की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, सेम। तो दीज आर रिजेंबलिंग इन प्रॉपर्टीज। तो दैट मींस दिस वाज द कांसेप्ट ऑफ आवर ग्रुप। ये मेरे पास कांसेप्ट किसका था, ग्रुप का था। क्योंकि ग्रुप तुम लोग कहते नहीं, जब मैं आपको ना क्या होता है बेटा, जब 14 में सुबह एक्स्ट्रा क्लास के लिए बुलाता हूँ तो आप मुझसे कई स्टूडेंट पूछते हैं खन्ना सर और कोई आएगा, तो मैं कहता हूँ हाँ भी वो स्टूडेंट आएगा, तो आप कहते हो अच्छा सर वो ठीक है मेरी उससे बनती है, हमारा ग्रुप है सर, मैं भी आ जाऊंगा। ये जब मैंने कहा नहीं दूसरे स्टूडेंट ने आना सर, उससे मेरी नहीं बनती, आप उसी के डाउट दूर करना, मैं फिर किसी दिन अलग पूछ लूंगा। तो दैट मीन तुम सारे ग्रुप में मूव करना प्रेफर करते हो। ग्रुप में वी वर हैविंग सिमिलर थॉट्स, हमारी थिंकिंग, हमारी सोच, जो नजरिया था वो सबका क्या था, सेम था। ऐसे ही बेटा लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, these elements were resembling in properties। तो दैट मीन वर्टिकल कॉलम को मैंने नाम क्या दे दिया, ग्रुप। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, इन सब की प्रॉपर्टीज क्या थी, अलग। तो दिस वाज कंसेप्ट हॉरिजॉन्टल, दिस वाज आवर कंसेप्ट ऑफ पीरियड। ये हमारे पास कंसेप्ट किसका था, पीरियड का। तो बेटा याद रखना हमारे पास प्रोडी टेबल में अगर कोई प्रॉपर्टी आई है, हाउ इट वेरीज इन द पीरियड, या व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, या when we move left to right in product table, then we are talking in terms of period। और अगर मैंने आपको कह दिया ग्रुप में, या when we move top to bottom, top to bottom, then we are moving in our group, तब मैं मूव कर रहा हूँ ग्रुप में। अब बताओ बेटा ग्रुप और पीरियड का कंसेप्ट क्लियर रहेगा, आगे डाउट तो नहीं आएगी कभी इस टॉपिक में? यस सर। Yes, sir. सबको? सर हाँ जी। Yes, sir. सर मेरे को ना कॉल आ रहा था बार बार, तो मैंने उससे बस एक बार अटेंड करके बोल दिया था कि कॉल ना करे, तो उसमें सर मेरा टॉपिक मिस हो गया। कौन ये, कौन है कलाकार? सर पार्थ। आप पार्थ, बड़े तुम लोग ना, मोदी मोदी के बाद तुम्हारा ही नंबर है बिजी रहने का। हाँ तो ये देख, सर अननोन था। तो कोई बात नहीं बेटा, मैं भी अब मैं सुबह से किसी ना किसी का डाउट सेशन कभी कुछ पढ़ाता रहता हूँ, इसलिए कहता हूँ मेरी बात का बुरा मत माना करो बस। तो ये क्या था बेटा, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे एलिमेंट्स अपने प्रॉपर्टीज क्या था, इन सबके बारहवें शेल में एक इलेक्ट्रॉन था। सो दीज आर रिजेंबलिंग इन प्रॉपर्टीज। तो बेटा इसको नाम क्या दे दिया, ग्रुप, वर्टिकल कॉलम को। और ये जो हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा था, हॉरिजॉन्टल, दिस वाज आवर पीरियड। तो बेटा अभी देखो आपने मुझसे फर्स्ट पीरियड में दो एलिमेंट्स किए थे, देखो ये फर्स्ट पीरियड था, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स और ये सेवन। तो 7 पीरियड्स आ गए प्रोडी टेबल के। अगर अब तुम में से किसी को ध्यान दो, लाइमन, बॉम्बर, पेस्टन, ब्रैकेट, फंड, मैंने 7 से इलेक्ट्रॉन को नीचे फेंकना शुरू किया था क्योंकि मुझे मालूम था मेरी प्रोडी टेबल में 7 पीरियड्स है। क्लियर बेटा? तो देखो ये पूरी प्रोडी टेबल के पीरियड्स का कंसेप्ट आ गया। इससे बेटा हमें ना पूरी प्रोडी टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, हमें प्रोडी टेबल पढ़नी आनी चाहिए। तो अगर मैं प्रोडी टेबल में मूव करूंगा लेफ्ट टू राइट पार्ट, अगर मैं लेफ्ट टू राइट मूव करूंगा दैट मींस वी आर मूविंग अलोंग पीरियड। और जब मैं मूव करूंगा टॉप टू बॉटम, जब मैं प्रोडी टेबल को पढ़ूंगा टॉप टू बॉटम, दैट मींस देन आई एम मूविंग, देन वी आर मूविंग इन ग्रुप, तब ग्रुप में। अब तुम लोग बता दोगे मुझे सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स थे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्लियर? थर्ड में कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो थर्ड में भी 8 एलिमेंट्स ही आ रहे हैं। ये था बेटा हमारी प्योरिटी टेबल का कंसेप्ट। अब बताओ सबको क्लियर हुआ?
यस सर। मौलिक तेरा भी वो डाउट दूर हुआ बेटा? वो जो पीरियड्स का कह रहा था पैरेलल, तो बेटा ये था हमारा पीरियड्स का कंसेप्ट। क्लियर? हाँ जी बेटा, सबको क्लियर यहाँ तक? यस सर। यस सर। क्लियर? तो सर बेटा आज के लेक्चर का यहाँ तक, क्योंकि बेटा अभी ना आपने जो टेस्ट दिया, तो तुम बच्चों जब कहते हो ना सर टेस्ट मुश्किल लगा वो, तो तुम्हारे से ज्यादा मुझे टेंशन हो जाती है, जबकि मुझे लगा कि तुम बच्चे कहोगे टेस्ट सिंपल था। हाँ कैलकुलेशंस बड़ी थी, ये मैं भी मानता हूँ, कैलकुलेशंस बड़ी थी। और एक तुम में से स्टूडेंट ने मुझसे पूछा वो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो बेटा मेरे हर टेस्ट में ना 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन ऐसा होता है जो मैंने आपको नोट्स में दे रखा है। तो मुझे होता है जो मेरा स्टूडेंट नोट्स पढ़ेगा वो कंसेप्ट पढ़ लेगा, नहीं तो बेटा वो मैं हर बार टेस्ट के बाद मैं बताता हूँ आप सब बच्चों को। ठीक है, मुझे अब ध्यान में नहीं किसने पूछा था वो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का कंसेप्ट। बेटा सर बच्चों मैंने हम पूछा लोग, था, हाँ जी पार्थ। पार्थ, पार्थ बेटा वो मैं तेरे साथ ना जब टेस्ट डिस्कस करूंगा तब बताऊंगा। मुझे होता है एक आध स्टूडेंट पक्का उस क्वेश्चन को ठीक करता है जो मेरे नोट्स को प्रॉपर पढ़ता है साथ साथ, तो मेरा हर टेस्ट ऐसे रहेगा। 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन ऐसा जो आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स में मिलेगा वो मैं छोड़ता हूँ, ताकि तुम बच्चे थोड़ा सा मेरे नोट्स को भी पढ़ने की आदत डालो साथ साथ। तो बड़ी प्लानिंग के साथ बेटा तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो अब सर बताओ। हाँ जी। सर जो आपने लिखवाया था ना क्लास में, उन्हीं से मैं सारा पढ़ रहा था, उसमें नहीं लिखा था तो इसलिए नहीं हाँ आया। उसमें नहीं था, पर वो कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स में था। ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो चलो अब आज का लेक्चर क्लियर, पीरियोडिक टेबल कोई डाउट तो नहीं है? नो क्लियर सर। है सर। क्लियर? हर्षिता क्लियर है सर। बेटा तुझे भी टेस्ट मुश्किल लगा था या कैलकुलेशन मुश्किल लगी थी बड़ी बड़ी? कैलकुलेट। है ना बेटा, कैलकुलेशन का कोई हल नहीं है हमारे पास। पेपर में तुम लोग ना जब भी कोई न्यूमेरिकल आए कैलकुलेशन, वो कैलकुलेशन को लास्ट स्टेप के लिए छोड़ दो, पहले बाकी सारा शो कर दो, बाद में कैलकुलेशंस पे आना जब पेपर भी करते हो फाइनल। और बेटा पेपर में पक्का है तुम्हारे 1-2 न्यूमेरिकल बड़े आएंगे कैलकुलेशन के, जरूर आते हैं, तो उसका कैलकुलेशन का पार्ट छोड़ दो, पहले सारा कर लो, पेपर खत्म हो जाए फिर वापस कैलकुलेशन। या फिर खन्ना सर ने कॉम्पिटिशन के लिए तुम्हें लॉजिक दे रखा है साइंटिफिक लैंग्वेज में, तो वहां पे साइंटिफिक लैंग्वेज 1 2 3 4 इधर इंटू 10 मिल गया। कंपटीशन में तो बेटा आसान हो जाएगा, पर सीबीएसई में 2-3 न्यूमेरिकल आते हैं कैलकुलेशन के, तो कोई बात नहीं, इस चैप्टर में कोई न्यूमेरिकल नहीं है ना, इसमें ना नेक्स्ट में। 2 चैप्टर बेटा अब हमारे कंटिन्यूटी में आएंगे, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, इनमें हमारे पास न्यूमेरिकल्स नहीं है, सारा थ्योरी का पार्ट ही है। ठीक, करें क्लोज फिर आज का लेक्चर? क्लियर, कोई डाउट तो यस नहीं? सर। सर चलो, और एक सच और बेटा क्लोज करने से पहले अपने मम्मी पापा से कहना, बार बार कह रहा था, जिसकी फीस आ गई गुड बेटा 15,000 पहली इंस्टॉलमेंट, तो बेटा तुम में से अभी कई स्टूडेंट्स हैं जो नए आए थे जिनकी अभी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आना है, तो प्लीज मम्मी पापा से कहना या तो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर, या मुझे अगर मिल भी लेंगे तो मुझे एज सच पकड़ा देंगे चाहे फीस, पर कह दो जरूर, क्योंकि बेटा हमारे भी काफी एक्सपेंसेस रहते हैं। तो मम्मी पापा से कहना, क्योंकि मैं बेटा बाकी टीचर्स की तरह ना फोर्स नहीं कर सकता किसी को, ना ही ये कर सकता हूँ कि मैं तुझे लिंक नहीं भेजूंगा नेक्स्ट क्लास में, मेरी क्लास में मत आना। बेटा ये मेरी शुरू से नेचर ही नहीं रही, मैंने पैसों को कभी इंपॉर्टेंस नहीं दी, पर ये होता है कि मुझे भी आगे एक्सपेंसेस बेयर करने होते हैं। तो प्लीज मम्मी पापा से कहना जिनकी फीस रहती है मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, या ऐसा मुझे कहीं मिलकर पकड़ा दे। ठीक बेटा, कह दोगे? सर हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर आपने वो बोला था मुझे याद दिलाने के लिए कि चैप्टर 1 का एक्स्ट्रा क्लास के लिए। हाँ सर, बेटा एक्स्ट्रा क्लास ना, मैं आज कौन सा दिन है, मंडे ना? यस मंडे, सर। तो बेटा देखता हूँ वेडनेसडे मैं आपको मैसेज कर दूंगा, वेडनेसडे मॉर्निंग 10 बजे से, वेडनेसडे को मॉर्निंग 10 ओ क्लॉक हम लोग एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे। उसमें हम लोग ना आप में से जिन बच्चों ने पहला चैप्टर नहीं किया वो स्टार्ट करेंगे फ्रॉम वेडनेसडे ऑनवर्ड। ओके सर। वेडनेसडे सुबह 10 बजे। और पता क्या होगा बेटा, तुम में से बड़े स्टूडेंट मुझे कह रहे थे खन्ना सर हमें रिवाइज करना है, तो मैं ग्रुप में अपने प्रॉपर ग्रुप में इस क्लास स्टार्ट करूंगा। तो जिन बच्चों ने लेक्चर मेरे साथ फर्स्ट चैप्टर नहीं किया, देखो बेटा तुम में से 1-2 स्टूडेंट तो ऐसे मिले, खन्ना सर आप क्यों बता रहे हो, आपने वो नोट्स डाल रखे हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं वहाँ पे, हमने वो वीडियो लेक्चर देख लिए। तो बेटा 2-3 बच्चे तो ऐसे मिले हैं उन्होंने खुद वो वीडियो लेक्चर्स देख लिए, पर मुझे ये था कि वीडियो लेक्चर डायरेक्ट देखने से पहले मैं आपके साथ ना डेफिनेशन डिक्टेट नहीं करूंगा, वो चैप्टर जल्दी से ब्रीफ अप में कर लेंगे, यानी जो डेफिनेशंस है वो तो आपको नोट्स में भी मिल जाएंगी, बाकी सारा चैप्टर मैं आपको डिटेल में करा दूंगा। तो बेटा वेडनेसडे को, और मैं आप ये टाइम तुम बच्चों से नहीं सर पूछता, आपको मैनेज करना पड़ेगा जो नए स्टूडेंट्स है,
वेडनेसडे को 10 बजे से हम लोग एक्स्ट्रा क्लास स्टार्ट करेंगे। 5 या 6 दिन में बेटा हमारा वो फर्स्ट चैप्टर हो जाएगा। मैं कहा 5 या 6 लेक्चर लगे थे फर्स्ट चैप्टर में, तो हम लोग अच्छा रिवाइज याद करा दिया। ये याद किसने कराया मुझे? कुमार। यस सर। कुमार ने। तो चल कुमार, हम लोग वेडनेसडे से बेटा 10 o'clock एक्स्ट्रा क्लास स्टार्ट करेंगे, वेयर वी विल बी कवरिंग आवर फर्स्ट चैप्टर। ठीक? यस सर। सर एक बार मैसेज सर। भी डाल देना सर, ताकि याद हाँ, रहे। मैसेज भी डाल दूंगा बेटा जी। तुम्हें ना पकड़ पकड़ के पढ़ाना पड़ता है, कोई बात नहीं। ये कौन है मैसेज डालने वाला? ये मेरा भाई है। सर वैभव। हाँ वैभव, ये मेरा, मैंने कहा ना मेरा भाई है, ये भूल जाता है। और उस दिन मुझे कह रहे थे टेस्ट सर, मैंने वीडियो ऑन करके, वीडियो ऑन किसी ने भी नहीं किया। 3-4 बच्चों ने किया, वो भी थोड़ी देर करके बंद कर दिया। इसलिए तो बेटा आपका टेस्ट मैं ऐसे रखता हूँ, क्योंकि तुम में से 4 या 5 बच्चों ने वो वीडियो ऑन किया था, इतने मैसेजेस किए, तो बाद में पेरेंट्स से जब बात हुई, खन्ना सर ये नहीं करते वीडियो ऑन, तो बेटा मुझे भी फंसा दिया और सारा मेरा सिस्टम हौच पौच किया उस दिन। तो अब तुम बच्चे वीडियो तो ऑन करते नहीं, क्या क्या थक गया। तो अब संडे का टेस्ट देखेंगे कैसे रखते हैं। सर। करूँ अब क्लोज? सर। हाँ जी। सर मेरी सुबह 10:30 फिजिक्स की क्लास होती है। कौन बोल रहा है? पार्थ। तो पार्थ सर को कह दे 11 बजे कर लेंगे, मैंने 10 to 11 ही करनी है। अच्छा 1 घंटे की आपकी। हाँ हाँ, ओके। मैं 10 और to 11, क्योंकि मुझे मालूम है घंटे में काफी हो जाएगा हमारा टॉपिक। और सर एक और। हाँ जी। सर वो टेस्ट का था सर, जो मैं एक क्वेश्चन था, मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी थी H2 माइनस की। हाँ हाँ। सर उसमें मैंने आर्गन लिख दिया सीधा। नहीं, H2 माइनस नहीं होगा वही था। ना, H माइनस होगा। नहीं सर H2 माइनस सर की H माइनस ही है। H माइनस होगा, क्योंकि यस H2 सर। माइनस नहीं करूंगा, क्योंकि H2 माइनस में तो 1s2 हो गया। नो सर, सर H2 माइनस H-2 सल्फर -2 सर। हाँ बेटा, -2 का था वो, N-2 O2 2 माइनस, ऐसे बड़े केसेस थे। ओके सर, मैं नेक्स्ट क्लास में पूछ लूंगा। हाँ, वो माइनस में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। जैसे देख, अगर H माइनस है तो H-1 तो था, माइनस में से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो 1s2 हो जाएगी। वो करेंगे नेक्स्ट बार, मैं आपके टेस्ट ही चेक कर रखने हैं मैंने सबके। ठीक? ओके सर। चलो, ओके बेटा, ओके थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। ओके जी।